मैं और मेरे भैया अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। मेरे पिताजी ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन वह जैसे तैसे हम लोगों का गुजारा कर ही देते थे। मेरी और मेरे बड़े भैया की पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कमी नहीं थी, और वहीं पर मेरी माँ भी हम लोगों का खूब ख्याल रखती थी। हमारे परवरिश में उन दोनों ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और हमें हमेशा से ही अच्छे संस्कार देते थे। हमें अपने माता पिता के संस्कारों पर खूब गर्व था और हम भी एक अच्छी राह पर चलते थे। दरअसल मेरे भैया पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और मैं भी होशियार थी। हम दोनों जब कॉलेज में आए तो अच्छे से पढ़ाई करने लगे और यही टारगेट बना लिया था कि आगे चलकर एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करके माता पिता का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमें कहाँ पता था कि हम लोगों की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ तहस नहस करके रख देगा। दरअसल जब हम दोनों बहन भाई की परीक्षा चल रही थी तो मेरे मामा जी की लड़की की शादी रखी गई थी और उस शादी में सब लोगों को बुलाया गया था। तभी हम लोगों की परीक्षा सर पर थी तो हम लोगों ने मना कर दिया और बोल दिया कि हम लोग शादी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परीक्षा सर पर होने की वजह से हम लोग नहीं जा सकते। हमारी पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत आएगी तो मना कर दिया। लेकिन माँ पिताजी को तो जाना ही था। तभी उन्होंने कहा कि 2 दिन की बात है, हम लोग शादी के निपटा कर आ जाते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं और मेरे बड़े भैया घर पर ही रह गए और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगे और वह दोनों शादी में शामिल होने चले गए। वापस आ रहे थे कि एक बड़े हादसे में उनका देहांत हो गया। जब यह खबर हम लोगों तक पहुंची तो हम लोगों की तो पूरी धरती ही पैरों तले से निकल गई थी। हम लोग तो जैसे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। पापा के बिना रहना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अब तो जैसे दुखों का पहाड़ हम लोगों के ऊपर आ गिरा था। हम चाहकर भी उन्हें नहीं भुला पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे अब हम लोगों ने अपने आप को संभाला और मैं और मेरे भैया ने एक दूसरे का सहारा बनकर चलने का फैसला किया। अब हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और अच्छे से जीवन यापन करने लगे। अपने मम्मी पापा की कमी को तो हम हमेशा ही महसूस करते थे, लेकिन अब अफसोस करने के अलावा क्या बचा था। कभी कभी तो हम लोग सोचते कि काश हम भी उनके साथ चले जाते तो पीछे या दुख देखने को नहीं होता, लेकिन फिर जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। हम लोग के करने से तो होने से रहा नहीं। मेरे भैया ने एक सरकारी नौकरी की परीक्षा दी और उसमें उनका स्थान आ गया। अब उनके हाथ में एक सरकारी नौकरी थी। वहीं पर मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। जब मेरे भैया का रिजल्ट आया तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। हम दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, लेकिन हमारी खुशी के बीच माँ पिताजी न होने के दुख भी था। हम लोग उनका सपना पूरा करने के लिए ही तो प्रयास कर रहे थे और मेरे भैया की नौकरी लगने पर वह भी हमारे साथ नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने यही सोच लिया कि उनकी आत्मा को जरूर शांति मिल रही होगी। अब मेरे भैया अच्छे से नौकरी करने लगे और मुझे भी पढ़ाने लगे। मैंने भी अपनी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी थी और खूब मन लगाकर पढ़ती थी ताकि किसी भी तरह कोई दिक्कत ना आए। तभी एक रोज़ मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और उल्टियाँ भी होनी शुरू हो गईं। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं खुद संभल भी नहीं पा रही थी। तभी भैया मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि मेरे अंदर खून की कमी है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। तभी मेरे भैया ने मुझे दवाइयाँ वगैरह दिलाई और घर पर ले आए। घर पर आने के बाद मेरे भैया ने मुझे सख्त मना कर दिया, पर किसी भी तरह का काम ना करो और पढ़ाई लिखाई में भी कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो और अच्छे से आराम कर लेना। लेकिन रही बात हमारे घर के काम की, तो वह कौन करेगा अगर मैं आराम करने लग गई तो? तभी भैया ने कहा कि हम कोई अच्छा सा नौकर रख लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तभी भैया ने काफ़ी जगह फ़ोन किया और एक अच्छे से नौकर की तलाश करनी शुरू कर दी। दरअसल भैया ने कहा कि एक नौकर की बजाय नौकरानी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि तुम भी खुद को सुरक्षित महसूस करो। लेकिन हमें कोई नौकरानी ऐसी नहीं मिली जो हमारे घर पर काम कर सके। कोई नखरे दिखा रही थी तो कोई पगार बहुत ज़्यादा मांग रही थी। दरअसल मेरे भैया ज़्यादा पगार देने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा कि इतना तो काम नहीं है जितना वह पैसे मांग रहे हैं। क्या पैसे पेड़ पर थोड़ी आते हैं? जो मांगे मैं वह दे दूंगी। वैसे ही कसमकश के बाद भैया के एक दोस्त ने हम एक नौकर तलाश करके दिलाया। अच्छा, ईमानदार नौकर था। वह अपनी बहन जैसी ही मुझे मानता था और भैया को भी अपना भैया मानता था। बड़ा घर इतना था, उसे संभालना था।
हम लोगों को किसी भी तरह की फिक्र नहीं रही। अब मुझे भी किसी तरह की फिक्र ना रही थी। रामू भैया के आने से पहले उनके कपड़े निकाल देता और खाने पीने से लेकर सारी चीज़ों का अच्छे से बंदोबस्त कर देता और हम दोनों बहन भाइयों के लिए अच्छे से खाना लगा देता। हम भी रामू को अपने परिवार के सदस्य की तरह रखने लगे। रामू के साथ खुद को बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जब भैया घर पर नहीं होते थे तो रामू घर पर होता था, तो मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता था। एक नौकर हमारे घर में है, मैं उसे अपने भाई जैसे ही मानती थी। खैर, कुछ दिन बाद मुझे भैया फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए। क्या इस चीज़ का पता लगाया जा सकता था? डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि हाँ, कुछ तो सुधार आया है, लेकिन इन्हें रोज़ाना नारियल पानी दिया जाए ताकि उनकी कमज़ोरी दूर हो जाए। तभी भैया ने कहा कि मैं जब रोज़ ऑफिस से आ जाया करूँगा तो तुम्हारे लिए ताज़ा नारियल पानी लेकर आया करूँगा। तुम पीकर सो जाना। अच्छे से नारियल पानी पीकर फिर से ताकतवर हो जाओ ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई करके सरकारी नौकरी हासिल कर लो। ऐसे ही हम हंसी मजाक करते हुए भैया और मैं घर पर आए थे और मुझे फल काट कर दे रहे थे। मैं फल खाने लग गई। भैया रोज़ाना मेरे लिए नारियल पानी लेकर आते और वह नारियल पानी मेज़ पर रख कर देते और खुद नहाने के लिए चले जाते। मैं नारियल पानी पी लेती। नारियल पानी पीते ही जैसे मानो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते और मैं बेहोश हो जाती। इसके बाद जब मुझे होश आता तो मैं खुद के शरीर के ऊपर खरोच के निशान पाती और दर्द के मारे खुद को पूरा शरीर टूटे हुए महसूस होता। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मुझे लगा कि मुझ में कमज़ोरी और ज़्यादा हो गई है। नारियल पानी शरीर के अंदर ताकत पैदा करता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मैं सो जाती हूँ। और रही बात खरोच के निशान की, तो ऐसे ही मच्छर काट लेते होंगे। ऐसे ही किसी भी तरह का अपने मन में नहीं वहम पाल सकती थी। भैया भी मुझसे पूछ लेते कि ऐसे तुम्हें क्या नींद आती है कि नारियल पानी पीते ही सो जाती हो। तभी मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं नारियल पानी पीते ही ऐसे क्यों सो जाती हूँ। इस बात पर हंसी मजाक में डाल दिया। ये सब मेरे साथ रोज़ाना होने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। शरीर के ऊपर खरोच के निशान और मेरा पूरा वजूद दर्द से मारे टूटता था। मुझे तो किसी और ही तरह के शक में डाल रहा था, लेकिन मैं किस पर शक कर सकती थी? रामू तो बेचारा किचन से बाहर ही नहीं आता था और नारियल पानी पीने के बाद ही मेरे साथ ऐसा होता था। मुझे तो उसी नारियल पानी में ही कोई ना कोई दिक्कत लग रही थी, लेकिन मैं चाह कर भी अपने भैया के ऊपर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब से माता पिता गए थे तब से भैया ने ही मुझे संभाला था और हमेशा से मेरा ख्याल रखा था। उन्होंने कभी भी मुझे मम्मी पापा की महसूस नहीं होने दी और वह मेरे भाई थे। मैं उनके ऊपर कैसे शक कर सकती थी? लेकिन फिर से मेरे मन में आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अब यही समस्या मुझे हर रोज़ तड़पा रही थी। मैं परेशान होने लगी थी और इसी परेशानी की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। जब भी मैं नारियल पानी पीने के बाद बेहोश होती थी और उसके बाद जब होश में आती तो उसके बाद मैं ज़रा भी नहीं सो पाती थी। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं यह सब बातें भैया को भी ज़्यादा नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी और फिर उनके मन में न जाने किस तरह की भावना आ जाती। वह बेवजह परेशान हो जाते, नारियल पानी लेकर आते और मैं उस नारियल पानी को लेकर शक करती कि मैं किसी को भी नहीं बता सकती। अब मेरा पूरा शरीर भारी रहने लगा और मेरा सर भी चकराने लगता था और जब मैं कुछ खाती थी तो मुझे उल्टियां होने लग जाती थीं। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो मैं उसमें ज़रा भी अपना ध्यान नहीं लगा पाती थी। जिस तरह से मैं पहले पढ़ाई करती थी और हमेशा ही फर्स्ट नंबर आती थी, लेकिन अब तो मेरा पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ध्यान हट चुका था। बस दिन भर मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ती थीं कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इस वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। तभी मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं डॉक्टर से चेकअप करवा लेती हूँ। तभी एक रोज़ भैया ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अकेले ही चेकअप करवा देता हूँ। यही सोचकर मैं डॉक्टर के यहाँ गई और उन्हें सारी कहानी बता दी। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया और कोई रिपोर्ट निकालकर कहा कि तुम कुछ समय से बेहोशी की दवा ले रही हो। लेकिन मैं कुछ न बोली और डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर मरे मरे कदमों से घर आ गई। अब तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि मैं बेहोश की दवा भला क्यों लूंगी और नारियल पानी के साथ मुझे बेहोशी की दवा देता कौन है।
और वैसे भी नारियल पानी तो भैया लेकर आते हैं और भैया मुझे पिलाते हैं। फिर मेरे मन में आया कि भैया ऐसा क्यों करेंगे। अब तो मुझे सारी सच्चाई जाननी थी कि आखिर मेरे साथ यह सब कौन कर रहा है। ये सब बातें मेरे दिमाग से किसी तरह नहीं निकल रही थीं और आखिर में अपना यह दुख किसे बताती। मैं भैया को नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे उनकी फिक्र हो रही थी और मेरा दुनिया में कोई नहीं था अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। इसलिए मैं सारा दुख दर्द हमेशा अपने अंदर ही दबाकर रख लेती थी। लेकिन तभी मैंने सोचा कि मुझे ऐसा पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर पता तो चले कि मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। नारियल पानी पीने का नाटक करके मुझे सारी सच्चाई पता लगानी थी। तब तक मैं किसी के ऊपर भी शक नहीं कर सकती थी। ऐसे बेवजह किसी पर शक करना ठीक भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जब कल भैया नारियल पानी लेकर आएंगे तो मैं वह नारियल पानी नहीं पीऊंगी। नारियल पानी पीने का नाटक करके बेहोश होने का नाटक करूंगी और उसके बाद देखूंगी कि मेरे साथ आखिर होता क्या है। तभी मैंने प्लान के मुताबिक दूसरे दिन भैया से बोल दिया, भैया आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। दरअसल भैया मुझे हमेशा ही कॉलेज छोड़ देते और आते समय मुझे अपने साथ ही लेकर आते थे। लेकिन आज मैं नहीं गई क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर पूरा दिन घर में होता क्या है और भैया नारियल पानी में क्या मिलाते हैं। साथ में नहीं जाऊंगी तो ज़रूर भैया कुछ ना कुछ करेंगे। मैं घर पर ही रह गई। शाम को जब भैया घर पर आए तो उन्होंने मुझे नारियल पानी देते हुए कहा कि यह नारियल पानी पी लो, तुम्हें ठीक लगेगा। और फिर मेरी तबीयत का पूछने लगे और नहाने के लिए चले गए। तभी मैं वह नारियल पानी ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख दी और जब उसने मुझे लाकर दिया तो मैंने पानी पीने को कहा तो रामू रसोई घर से पानी लाने के लिए चला गया। तो मैंने वह नारियल पानी एक पौधे में डाल दी और बेहोशी का नाटक करके सोने लगी। लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी। मेरी भले ही आंखें बंद थीं लेकिन मैं सब कुछ सुन पा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि भैया मेरे पास आए और कहने लगे कि क्या हुआ है, तुम्हें नींद आ रही है क्या। तभी भैया बड़ी सांस लेते हुए कहने लगे कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, हर रोज नारियल पानी पीते ही सो जाती है। खैर दिन में पूरा दिन थक जाती होगी और आज वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए भैया ने मुझे उठाया और मेरे कमरे में सुलाकर वापस अपने कमरे में चले गए। तब तो मेरे दिमाग में आ गया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ये सब तो मेरा वहम था। फिर मेरे मन में आया कि मुझे वैसे उठना नहीं चाहिए, देखती हूँ आगे क्या होता है। तभी थोड़ी ही देर बाद देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कोई मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं वहीं पर अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। मैंने ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं बेहोश नहीं हूँ। तभी मैंने देखा कि कोई आदमी मेरे कमरे में आता है और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करता है। तभी मैंने अचानक आंखें खोल दी और उस कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाई। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भैया जल्दी से कमरे में आ गए और फिर लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद देखा तो हम लोगों को पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि मेरे कमरे में तो रामू खड़ा था। तभी मैंने रामू को खींचकर तमाचा दे मारा और फिर भैया को सारी बातें बता दीं। इस तरह पानी पीने के बाद मैं बेहोश हो जाती थी और होश में आने के बाद जब देखती थी तो मेरे पूरे शरीर पर खरोच के निशान होते थे। और किस तरह से मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गई और मुझे डॉक्टर के द्वारा पता चला कि मुझे बेहोशी की दवा दी जा रही है। और तभी उन्होंने रामू को पीटना शुरू कर दिया। तभी मैंने रामू से पूछने की कि आखिर तुम यह सब क्या कर रहे थे। तभी रामू ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि दीदी जी हमें माफ़ कर दो। दरअसल मुझे अपनी हवस की प्यास मिटानी थी और मैंने जब से आपको देखे था तब से मेरे मन में गंदे ख्याल आने लगे थे। इसलिए मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जब भैया आपके लिए नारियल पानी लेकर आते तो मैं उसे गिलास में निकाल देता और वह जब ठंडा करने को रखता तो उसके अंदर नशीली दवाइयाँ मिला देता था। जब भैया आपके पास आते थे तो मैं बोल देता था कि दीदी की तबीयत खराब है और वह चले जाते थे और आपको उठाकर सुला देते और अपने कमरे में चले जाते थे। तब मैं मौका पाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगता, आपके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता और आपके साथ अपनी हवस की प्यास मिटाने के बाद चला जाता। तभी मैंने भैया से कहा कि मुझे शक होने के बाद मैंने नारियल पानी नहीं पिया और आज काला सच हमारे सामने आ गया। तभी भैया ने पुलिस को फ़ोन लगाया और रामू को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर मेरे सर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगे कि मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी हिफाजत नहीं कर पाया।
तभी मैंने भैया को कसकर गले लगा लिया और कहा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हम दोनों ने समझदारी दिखाई और उस दरिंदे को पुलिस के हवाले कर दिया। अब खुशी खुशी हम लोग अपने जीवन में रहने लगे। दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।